वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हम लोग RO के PYQ देख रहे हैं। सिर्फ RO के एग्जाम में जो पूछे गए हैं सारे सब्जेक्ट के PYQ का एक एक वीडियो मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए। बाइलिंगुअल वीडियो है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। पॉलिटी का आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो चलिए इसको बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन द फॉलोइंग एरियाज रूरल अर्बन, यानी कह रहा है भाग 9A में जो है क्षेत्रीय मतलब स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में कौन है, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पार्ट 9 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायतों के लिए है, जिसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड करा था। और म्यूनसिपैलिटी यानी अर्बन एरिया के लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पार्ट 9A में डाला गया है ना। तो शहरी क्षेत्र है पार्ट 9A में, तो यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको पहला टॉपिक क्या है पता चला कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स लर्न करने हैं। क्या लर्न करने हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं, शेड्यूल लर्न करने हैं। तो एक टॉपिक नोट कर लीजिए, इन टॉपिक को आज कवर करना है आपको। देखिए PYQ करने का यही तरीका, पहले PYQ के एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आप देखो किन किन टॉपिक से सवाल बन रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं पार्ट 9 ही है, आपसे पार्ट 5 पूछ सकता है, इसलिए पार्ट्स को कवर करिए। अगला है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। विच स्टेट्स और यूटी इज़ द डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग वाटर ऑफ कावेरी रिवर। तो देखिए रिवर वाटर डिस्प्यूट ये बहुत पुराने मसले हैं, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, महानदी हो। तो रिवर वाटर डिस्प्यूट वाला भी एक टॉपिक नोट कर लीजिए, इसको भी कर लीजिएगा और इसका आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा। रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 में दिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी देख लीजिएगा एक बार। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच में। किसमें? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच में। जैसे ये देख सकते हो, देखो कावेरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। और फिर आपका महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP, उड़ीसा। और महादाई गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। नर्मदा MP, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। और फिर रावी ब्यास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है ना। तो ये रिवर वाटर डिस्प्यूट भी कर लेना, आर्टिकल याद कर लेना, एक सवाल बन सकता है इससे। अगला सवाल संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 108 है ना। ज्वाइंट सिटिंग जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये प्रोविज़न कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए? कमेंट बॉक्स में यस और नो बताइए। अगला सवाल, द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान नहीं? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये आपको पता होगा कौन से पार्ट में दिया है, पार्ट 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए अगेन मैं कह रहा हूँ पार्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे यूनियन से डील करता है पार्ट 6, स्टेट से डील करता है पार्ट 5 यूनियन से। पार्ट 8 में आपको लैंग्वेज दी गई है ना, लैंग्वेज कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा। पार्ट 8 में UT दिया हुआ है ना, तो पार्ट्स जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगला कह रहा है यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा? भाई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों जो है नहीं है, तब कौन देखेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, चीफ जस्टिस या नन ऑफ द अबव? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेगा। कौन देखेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला ये एज है और ये पद है ना, किस एज के लिए, मतलब कौन सा पद के लिए कितनी एज चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम आपको कितनी एज चाहिए होगी? मिनिमम आपको चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल उम्र चाहिए। और मेंबर ऑफ पंचायत बनना चाहते हो तो पंचायत का मेंबर बनने के लिए आपको कितनी एज चाहिए? 21 साल चाहिए मिनिमम। और लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ स्टेट यानी राज्य विधानसभा सदस्य बनना चाहते हो तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। और फिर कौन बच गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 साल होनी चाहिए आपकी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका A हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहा भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में या प्रेसिडेंट में? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन। तो ये बहुत फेमस आर्टिकल भी है, आर्टिकल 53 कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, है ना। कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। आपको प्रेसिडेंट लग रहा होगा, मतलब आपको PM लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है ना। PM
रियल एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ना। केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है अंडर आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के हाथ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला, एज पर आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फिर से पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत। देखिए आपने आर्टिकल 1 भी पढ़ा होगा, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, ये दोनों चीज़ आर्टिकल 1 में मेंशन है। और यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल 300 में मेंशन है। तो ये आर्टिकल जरूर याद रखना है ना, आर्टिकल 300 में मेंशन है यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये तो बच्चों को याद होगा, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 280। कौन सा है? आर्टिकल 280। अगला कहते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन इंडिया। तो यानी भारत की संसद को कानून बनाने की शक्ति किसके किसके लिए पात्र? भारत के संघ के लिए, भारत के प्रदेश और उप प्रदेश के लिए, भारत में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति के लिए। तो तीनों ही सही हो जाएगा इसका। अगला कह रहे हैं इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। तो कितने टाइप की जो है आपको न्याय दिया जाता है हमारे प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। आप पढ़ोगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ये 3 तरह के जस्टिस मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगले कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना। ये आर्टिकल 253 में दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए मोदी जी कोई करार कर गए हैं, वो राज्यों में भी लगाना है ना, और वो कानून स्टेट लिस्ट में है तो भी जो है केंद्र लगा सकता है उसको। ये आर्टिकल 253 कहता है। मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करना है तो राज्य सूची में भी कानून बना सकता है, ये संसद के पास अधिकार है। अगला कह रहा है कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये स्पीकर भी थे और लोकसभा मतलब प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। और प्रेसिडेंट बनने का टाइम इनका था 1970 से 1982, है ना। इस टाइम में प्रेसिडेंट बन रहे थे, निर्विरोध चुने गए थे ये। अगला है बहुत आसान, व्हाट इज़ द कोरम फॉर होल्डिंग द मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कोरम क्या होता है? देखिए कोरम होता है अगर 1/10 मेंबर नहीं आते हैं तो मीटिंग नहीं होगी, यानी 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, है ना। कुल सदस्य का 10वां हिस्से को बोलते हैं कोरम। फिर कह रहे हैं 1993 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल की बात कर रहा है जिसमें भाषा दी हुई है। इनिशियली 14 भाषा थी, प्रेजेंट में 22 भाषाएँ हैं भाई, ठीक है। तो 1993 में कौन सी भाषा सम्मिलित करी गई थी? तो देखिए कोंकणी था एक, मणिपुरी थी और नेपाली थी, इसको ऐड करा गया था भाई, है ना। जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 के द्वारा, उससे ऐड करा गया था। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। और ऐसे ही बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इसकी बात करें अगर तो इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू करा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लैंग्वेज से रिलेटेड और शेड्यूल से रिलेटेड, तो शेड्यूल को भी जरूर कर लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज नॉट करेक्ट। यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, समानता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यहाँ देखिए गलत है तीसरा वाला, गवर्नर एक्सरसाइज ऑल इज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ऐसा नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो केंद्र का एजेंट एक तरह से होता है, ठीक है। अगला कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं होता भाई। राज्यसभा डज नॉट गेट डिजॉल्व। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि वो आपको पता परमानेंट चैम्बर है ना, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, इसलिए। तो दोनों सही है और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ना कि 1/3 मेंबर हर जो दूसरे साल है वो रिटायर हो जाते हैं, इसलिए वो विघटित नहीं होती है। दोस्तों पॉलिटी प्लीज़ बहुत कम टाइम लगेगा, पॉलिटी को पढ़ने में आसान होती है और 10 से 12 सवाल आपको मिलेंगे, है ना। तो जितने टॉपिक इस PYQ में मिल रहे हैं ना उनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, लाइक द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। दूसरा, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ। तो दूसरा स्टेटमेंट साफ पता चल रहा है गलत है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है,
उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा इनका रोल होता है, प्रेसिडेंट में होता है भाई, तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट गलत, सिर्फ पहली सही हो जाएगी। अगला कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 213 में, और ऐसे ही प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 123 में। ये दो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 123 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब संसद सत्र ना चल रहा हो, और 213 के तहत गवर्नर पास कर सकता है, ठीक है। ऐसे 253 आर्टिकल मैंने बताया कि केंद्र की सूची में कानून बनाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बनाने के लिए। आर्टिकल 300 आपको बताया भी इम्पोर्टेंट, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया नाम दिया हुआ है, और आर्टिकल 108 भी बता दिया मैंने आपको, ज्वाइंट सिटिंग दी हुई है। और 280 आर्टिकल मैंने बताया फाइनेंस कमीशन के बारे में, 262 बताया आपको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में, ठीक है। तो इतने आर्टिकल आपको लर्न कर लेने चाहिए अभी तुरंत। अगला है नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन जनवरी 2005। हाँ, 2015 में हुआ था। क्या ऑर्डिनेंस इशू हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से द्वारा हुआ था, बाय स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास बाय यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सही है भाई, संघ की मंत्री परिषद द्वारा ही तो बनाया गया है, संसद में थोड़ी कानून बनाया गया इसको। अभी आप देखना कांग्रेस सरकार आएगी, तुरंत नीति आयोग को सबसे पहले हटा के वापस से प्लानिंग कमीशन लगा देगी, तो ये चलता रहेगा। अगला है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो एक टॉपिक ये भी आपको कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, जिनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट करने हैं, वो मैंने इस चैनल पर डाल भी रखे हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ उतने कर लेना, उससे ही आपको 1-2 सवाल मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 164, कॉन्स्टिट्यूशन 95th अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334, कॉन्स्टिट्यूशन 96 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट इन 8th शेड्यूल, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 15। तो इसमें देखिए सही अगर बात करें तो 94th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें आर्टिकल 164 में अमेंडमेंट करा था गवर्नर की पावर से रिलेटेड, और 95th अमेंडमेंट एक्ट इसने 334 आर्टिकल को अमेंड करा था, इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ था SC/ST के लिए। 96th अमेंडमेंट की बात करें, इसने अमेंड करा था 8th शेड्यूल को भाई, है ना, 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट करा था। और 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आर्टिकल 15 में इसने अमेंडमेंट करा था, तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा इसलिए ना। चलिए अगला देख लेते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडियन काउंसिल वॉज एबॉलिश, है ना, मतलब किसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट खत्म हो गया था भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एबॉलिश हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आया था। अगला इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखो संविधान के भाग, फिर आ गया सवाल। नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी 7 में नहीं है, 8 में है ना, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, नगर पालिकाएँ 9A में है, निर्वाचन भाग 15 में, ठीक है। तो याद रखना है इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, फिर पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स। तो आपको फंडामेंटल राइट्स सारे ही याद करने हैं, 12 से 35 महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं हर बार। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 23, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये आर्टिकल 22 होना चाहिए। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 में है। और आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, मानव तस्करी जो है उसको प्रोहिबिट करता है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द ब्यूरोक्रेसी इन जनरल, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। बिल्कुल सही है भाई। कारण, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। इट हैज़ टू ट्रेवल फॉर माइल्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। दोनों अपनी जगह सही है, पर ये उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब इसको लंबी रास्ता तय करनी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसलिए आया था। ये आया क्यों था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों की जो समस्या है उनको सुलझाने के लिए ना। दोनों सही है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। और ले मास्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एलिजा इम्फे जो थी, कौन थी, एलिजा इम्फे, ये जो थे फर्स्ट चीफ मतलब पहली चीफ जस्टिस थी, ठीक है। और अगर आज़ाद भारत की पूछ लेगा तो हरीलाल जे कानिया, कौन, आप ज़्यादा भूल रहे हो तो सिर्फ जे कानिया याद रख लो, ये पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट या दोनों, मतलब कहाँ पे होती है एक्ट कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति,
देखो एक तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, सिर्फ 2 जगह पे होती है ना, कार्यवाहक न्यायाधीश। और आर्टिकल भी याद रख लो, अगर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में पूछे तो आर्टिकल 126 जो है वो कार्यवाहक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। और यही हाई कोर्ट के लिए पूछ ले तो आर्टिकल 224 है, ठीक है। दोनों ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक्टिंग जज। जैसे इसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश हुई 1990, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1954 नहीं, एनडीसी 1952 में बनी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, ठीक है। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण इनका ही है, इसको 1952 कर लेना। अगला है 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल। तो शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए ये। देखिए 7 शेड्यूल में यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट दी हुई है, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्या दिया है, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट दी हुई है आपके। और फिर 8th शेड्यूल की बात करेंगे तो इसमें लैंग्वेज दी हुई है। 8th शेड्यूल में क्या दी हुई है, लैंग्वेज दी हुई है आपके। 9th शेड्यूल में जो है नेहरू जी ने 9th शेड्यूल डाला था, कुछ लैंड लॉज वगैरह जो थे उनको डाल दिया था। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। आपके लिए एक सवाल है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी जो 10वीं अनुसूची है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई थी। बहुत फेमस सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, बताइए इसको। अगला है देखिए फिर से संविधान के भागों पे बेस्ड सवाल है। तो पंचायतें भाग 9 में है कह रहे हैं, ठीक है भाई बिल्कुल। नगर पालिकाएँ 9A में, सहकारी समितियाँ 9B में, अधिकरण 10 ये गलत हो जाएगा। अधिकरण जो है आपके भाग 14A में है, किस में है, 14A में है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड करा गया था अधिकरण को। आर्टिकल भी पूछ लिया अगर ट्राइब्यूनल का तो 323A और 323B, ये अधिकरण या ट्राइब्यूनल से डील करता है। भाग 14A 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976। और 10 अगर पूछ ले तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, है ना, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से समझ डील करता है ये। और पार्ट 9B भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इसके लिए एक आर्टिकल भी बनाया था, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C, ठीक है। इसको बस इतना याद रख लोगे आपका काम बन जाएगा। और DPSP में भी इसका एक आर्टिकल अगर याद करना चाहो 43B, है ना, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। 43B पार्ट 9B 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, इतना ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में दिया हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ अपना टाइम टेबल बना के जो भी चीज़ें करो जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करो। 8 से 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे कर करके पॉलिटी को पूरी ख़त्म कर डालो। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 16 में क्या दिया हुआ भाई ये बता दें। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ऑल इंडिया सर्विस, फिनेंस कमीशन या स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। मैंने आपको कहा है ना पार्ट्स जरूर लर्न करना। पार्ट से आपको एक सवाल निश्चित ही देखने को मिलेगा, एक पार्ट से। शेड्यूल हो गया आपका, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो होते हैं वो मैं बता दूंगा कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और बस इतना ही से आपको ये समझ लीजिए 4 से 5 सवाल इन्हीं 4 टॉपिक से मिल जाएंगे, तो इसको जरूर कवर कर लेना। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। इसमें पूछा भाग 16 में क्या दिया हुआ है। तो पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध वगैरह दिया है, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। अब फिर बात करता है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर ही बताया था, ये भाग 14A में है। किस में है, 14A में है भाई, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर लेगा तो ये किस में है, ये 14 में है भाग। ऑल इंडिया सर्विसेज किस में है, भाग 14 में आ जाएगा। और फाइनेंस कमीशन वगैरह है तो ये तो भाग 12 में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहा फॉर हाउ मैनी मंथ्स अ बिल विच हैज़ बीन पास बाय द विधानसभा फॉर द फर्स्ट टाइम कैन रिमेन पेंडिंग इन द विधान परिषद एक्सेप्ट द मनी बिल, ठीक है। मतलब कह रहा है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधानसभा में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो देखिए इसकी जो अवधि है, अगर वो मनी बिल हो तो 14 ही दिन में वापस आ जाएगा। मनी बिल नहीं है तो 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 मंथ। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा आपको टफ भी लग रहा होगा पर याद करना पड़ेगा। 3 महीने तक, जैसे मान लीजिए विधानसभा ने कोई बिल पास करा और वो विधान परिषद में गया। पहली चीज़ तो पूरे भारत में 6 ही जगह विधान परिषद है। कौन से 6 जगह है, यूपी है, बिहार है, और महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। तो अगर मान लीजिए उन्होंने पास करा तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक, मतलब 3 महीने तक ही रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा एज अडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18+ वोट कर सकते हैं। आपको पहले पता है, पहले वोटिंग एज 21 साल थी, ठीक है। कमेंट में बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको 21 से 18 करी गई थी। ये भी बहुत बार सवाल आया हुआ है।
तो आर्टिकल 326 में दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, 326 है ना, वयस्क मताधिकार 326 में दिया हुआ है। फिर ये कमेटी है, तो एक सवाल ये भी नोट कर लो, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, जो कमेटी है पंचायती राज में, पी के थंगन, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी है और 2-4 कमेटियाँ और इसकी हैं, है ना, तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले भी जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वही बनती है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बनती है कब आपकी, ये बनती है 1957 में। कब बनती है, 1957 में बनती है ये। और थंगन कमेटी की बात करें तो ये 1988 में बनेगी। अशोक मेहता कमेटी 1970 में बनती है। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में बनती है। तो डी हो जाएगा इसका, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है फिर से इस बार। चलिए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? फिनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो देखिए इसका आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई। पब्लिक सर्विस कमीशन भी 315 से 323 में है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन 324 में दिया हुआ। प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है उसके द्वारा सरकार ने बनाया था इसको, एक है ना, जो कांग्रेस की सरकार थी। तो बस ये नहीं होगा, है ना, तो इसको याद रख लेना। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, तो अस्पृश्यता की समाप्ति, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 17 में है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के आर्टिकल लर्न जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। 14 आपको बता दे रहा हूँ, 14 में क्या कहता है भाई? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, है ना, 5 ग्राउंड पे। कौन कौन सा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये याद रखना। चलो अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी किसी भी विधानसभा में मिनिमम और मैक्सिमम यानी न्यूनतम और अधिकतम संख्या विधायकों की कितनी हो सकती है? पहली चीज़ तो ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 170 है, ठीक है। और मिनिमम संख्या जो है वो 60 तय की गई है, मैक्सिमम 500 करी गई है, ठीक है, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। पर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप सिक्किम देखोगे भाई, है ना, सिक्किम में आप देखेंगे 32 MLA ही है। गोवा देखेंगे, गोवा में 40 के आसपास ही है। मिज़ोरम में भी कम है, 40 है। पुडुचेरी में भी कम है ना। तो कई जगह पे एक्सेप्शन भी है, पर आपको इतना याद रखना, हमारे संविधान में 60 मिनिमम और 500 मैक्सिमम दिया है, ठीक है। यूपी में आप देखो सबसे ज़्यादा 403 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही मैच करे आपको बताना है। CBI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कौन सा कब बना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। तो CBI की देखिए स्थापना 1963 में हुई थी, याद रखना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऊपर भी अभी कराया था, 1964 में हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है, ये 1988 में आया था। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2000 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ED तो इस साल भी आप देख रहे हो लगातार ये सब न्यूज़ में बना रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBI 1963 और जस्ट उसके 1 साल बाद 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, 2000 में ED। अगला है, कह रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ARC कमीशन 1967 विच फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? तो मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे, याद रखना। ARC के चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई। फिर कह रहे द 2 यूनियन टेरिटरी विच हैव बीन गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय 17th अमेंडमेंट एक्ट। तो किन 2 UTs को पार्टिसिपेशन मिला राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए? तो ये सभी को पता होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। किसको मिला है? दिल्ली और पुडुचेरी को मिला, वो भी 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू मिला है, ठीक है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज। अब तो देखिए 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू सारी जो विधानसभा है उसमें भी 1 तिहाई सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी है, पर पंचायतों के लिए पूछ रहा है, इसमें कौन सा सही होगा कि महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व है, इट्स प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन आर्टिकल 243D सब क्लॉज 3, यानी इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(3) में है। और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। दिस रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन 334। तो ये गलत है।
अब आपको पता होगा आर्टिकल 334 ये कहता है संविधान बनने के 70 साल तक रिजर्वेशन रहेगा, ये कहता है, तो ये गलत है, महिलाओं का रिजर्वेशन इसमें रहेगा, यानी पहला सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में ये सवाल था, देखिए। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत वर एक्सेप्टेड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए था, तो इसमें आपका अर्बन कह रहा हूँ 74 था। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए था और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायतों के लिए था, यानी इसमें आपका पहला सिर्फ सही हो जाएगा। क्या सही होगा? पहला, ठीक है। तो 73rd पंचायतों के लिए, 74th म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 352 के थ्रू पहली चीज़ जो इमरजेंसी लगती है, ये याद रखना, 3 आधार पे लगती है। एक तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। 3 आधारों पे लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। आर्टिकल 352 के थ्रू लगती है। आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे अब नहीं लग सकती है, पहले ये लग सकती थी ना, इसको अमेंड कर दिया गया है। जब इंदिरा गांधी ने लगा दी थी ना, उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1978 में, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था। अगला कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 75 भी कहता है शायद कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं, पार्लियामेंट के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा इलेक्टेड बॉडी है और जितने भी मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, द मिनिस्टर ऑफ यूनियन शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं, जब तक वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करते या हार नहीं जाते, यानी सिर्फ पहला सही होगा, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता तो सही हो जाता। अगला देख लेते हैं। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ओनली इफ ही इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयोजित होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए है ना, उसके पास इसकी अर्हता होनी चाहिए। तो ये उसका कारण भी है, दोनों सही स्पष्ट कर रहा है। अगला कह रहा है बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। फिर अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑथराइज द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल इस बार भी बन सकता है, क्योंकि हिंदी को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है। हिंदी वाले आर्टिकल जरूर लर्न कर लेना, है ना, ये भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। जैसे कि आर्टिकल 343 है ना, आर्टिकल 343 क्या कहता है? देयर शैल लैंग्वेज जो है यूनियन की वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, यूनियन की, नेशनल लैंग्वेज नहीं, है ना। चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, ये वाला सवाल फिर पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं भाई? तो हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ओरिजिनली आपको पता है 10 थे, प्रेजेंट टाइम कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं, ठीक है। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा डाला गया था, ठीक है। इसको याद रखना आप। और भाग भी पूछ ले तो पार्ट 4A बता देना, आर्टिकल 51A है, ठीक है। अगला है द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं भाई? ये आपको बताना है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं भाई 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। सबसे बड़ी कमेटी पूछेगा तो एस्टीमेट कमेटी होती है, 30 मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं, प्राकलन समिति जिसको बोलते हैं। तो ये कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी पूछ लेता है। द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन केरला। कब? केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ कैग। तो पहली चीज़ कैग आपको पता होगा आर्टिकल 148 में है, ठीक है। अंतिम ये जो जिम्मेदारी बनती है संसद की बनती है। किसकी बनती है?
संसद की बनती है, याद रखिएगा। और पहला कैग कौन था ये भी पूछ लेगा, तो नरहरी राव करके थे एक, नरहरी राव, ठीक है, ये फर्स्ट कैग थे भारत के, इसको याद रखना। चलो अगला क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लेजिस्लेटिव पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, नए राज्यों की स्थापना करने की जो शक्ति है वो किसके प्राप्त है ना। तो आपको पता है नए राज्यों की स्थापना यानी एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 3 में भी होता है ना, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास है। राज्यसभा हैज़ टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल विद इन हाउ मेनी डेज, तो राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो मनी बिल के लिए 14 दिन के अंदर उसको राज्यसभा को अपनी संस्तुति देनी होती है। मनी बिल कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 110 में है, याद रखना। अगला कह रहा है इफ अ स्टेट हैज टोटल 42 सीट्स इन द लोकसभा देन द सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन दैट स्टेट, यानी यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन एरर है, गलत है भाई, जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे होनी चाहिए ना, ये क्वेश्चन जो है ये गड़बड़ क्वेश्चन, क्योंकि अब किसी सीट में, अब जैसे यहाँ 80 सीट है मैं बोल दूँ तो यहाँ कितनी होगी ऐसे थोड़ी डिसाइड होगा ना, ऐसे नहीं होता है डिसाइड, वो तो फिक्स्ड है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंटीजेंसी फंड। तो देखिए स्टेट कंटीजेंसी की फंड की बात करा तो लेजिस्लेचर यानी यहाँ का वहाँ का विधानमंडल होगा, है ना, याद रखना इसको। ऐसे ही आर्टिकल 267 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करता है ना, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है वो 266 आर्टिकल है। ये दो आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, आकस्मिक निधि 267 और कंसोलिडेटेड फंड 266। अगला कह रहा है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। द फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी इंटरेस्टेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद इन द अप्रूवल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर प्रेसिडेंट करेगा भाई अप्रूव तो कर सकते हो, है ना, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। अगला कह रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में प्रश्न है। तो पहली चीज़ अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 76 है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ही शुड हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए चाहिए वही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत है, मेंबर नहीं होता पार्लियामेंट का पर उसकी प्रोसीडिंग में भाग लेता है। ही कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट जब चाहेगा हटा देगा, ठीक है, तो यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय 5 आर्टिकल्स, तो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18 में, राइट टू इक्वालिटी किस में दिया है, 14 से 18 में। फिर 19 से 24 में क्या दिया हुआ आपको, राइट टू फ्रीडम की बात करता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 राइट टू रिलीजन की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 29-30 जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना, माइनॉरिटीज़ की राइट्स की बात करता है, याद रखना इसको। आर्टिकल 32 आप सभी को पता होगा, रिट्स पावर से बात करता है, रिट्स जो 5 टाइप की रिट्स होती हैं। फिर कह रहे थे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स चलता है और हमने उसको यहाँ फंडामेंटल राइट्स बना दी। फिर कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वाज एडेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बनने के बाद कौन सी जो डीपीएसपीज है उनको लगाया गया। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, आर्टिकल 40 में इसको डाला गया था। काउ स्लॉटर भी बंद होना चाहिए, अभी गांधीयन प्रिंसिपल था, आर्टिकल 48 में डाला गया था। मुफ्त कानूनी सलाह फ्री लीगल एड मिले 39A में इंदिरा गांधी ने डाला था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 के। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सारे ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपसे एक आर्टिकल पूछ सकता है ये, ठीक है, तो याद रखना है इसको। सरकारिया कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रिलेशन बिटवीन, सरकारिया कमीशन क्यों बनी थी भाई, देखिए सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए बनी थी 1983 में, ठीक है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक। देखिए दोस्तों सब लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरा नहीं देखेंगे, मुझे पता है, तो देखिए आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। आपके पास 27 जुलाई का समय है, आरओ का पेपर आपको पता है कितनी मुश्किल से तो होता है, कितनी मुश्किल से इसकी वैकेंसी आती है। पीसीएस जैसा इसमें नहीं है कि बहुत सारे आपको मेंस में क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें कम है, इंटरव्यू भी नहीं है ना। जो आपके मन में एक परसेप्शन चलता है धांधली होती है, तो बहुत सारी पोस्ट हैं, धांधली होती भी तो पूरी पोस्ट में नहीं होती, 30-40 पोस्ट बहुत ज़्यादा बुकड रहती होंगी,
है ना, मैं मान लिया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पर फिर भी आप मतलब बहुत लोग हैं मेरे जानने वाले जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। इवन मैंने भी इसका मेंस पिछली बार लिखा था, कुछ नंबरों से मेरा भी रुका है ना। आप इसको दोगे हो जाएगा। हिंदी में बस मेरी थोड़ी पकड़ खराब थी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा अगर आप मेरा, क्योंकि यूपीएससी बैकग्राउंड है मेरा, पूरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, मतलब यूपीएससी दिया हुआ है मैंने सब, तो आप हिंदी को पकड़ बनाइए, हिंदी की आंसर राइटिंग करिए, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो हिंदी को बार बार लिखिए, क्योंकि हिंदी में जो 100 नंबर की ड्राफ्टिंग आती है, गद्य पद संक्षेपण अर्थशास्त्री पत्र, उन सब में मात्राओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। निबंध में हिंदी में ही लिखना है तो निबंध में मात्राओं का और कोड्स अच्छे लिखने का। भाई आप जीएस इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जैसे कुछ संघवाद से रिलेटेड कुछ आया तो आप कैसे लिखोगे, इसलिए आपको हिंदी की भी चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर मेंस क्लियर करना है 400 में, ये मानो पिछली बार कट ऑफ आप देखोगे समीक्षा अधिकारी का 258 गया था, इतना लाना काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा नहीं बहुत आसान है। तो आपके लोग लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। एससीएस के गाइडेंस लेके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेज में। चलिए 62 देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन स्टेट रिलेशन हैव बीन मेंशन। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो बहुत ही आसान हो गया ये पार्ट 11 में है ना। अभी मैंने बताया ना पार्ट्स जरूर लर्न करना। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसको समझा जाता है। चीफ जस्टिस, लॉ सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल। तो ये होता है महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में है, याद रखना इसको। अगला कह रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है कमिटेड जुडिशरी, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक स्वतंत्रता। तो देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका से ना। जुडिशरी एक्टिव राइट किसी भी तरह से अगर आपके कोई भी राइट्स हार्म होंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग स्टेप्स लेंगे ना उस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ होती है। आर्टिकल 142 जुडिशियल एक्टिविज्म से डील भी करता है। आर्टिकल 32 भी जैसे एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म ही तो है कि सुप्रीम कोर्ट भाई इंटरफेयर करेगी अगर आपके राइट्स हार्म होंगे, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है, तो ये चीज़ है। As per the latest judgment of Supreme Court, which one of the following is correct about the Armed Force Tribunal? सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। तो हाई कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन रिट पिटीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ AFT, यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, इन्होंने कुछ कह दिया है तो हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही बात है ना। हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी, तो यानी पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान हो गया। रिपब्लिक का मतलब ही हो गया क्या, चुना हुआ हेड, अब राजशाही खत्म हो गई। मोनार्की मतलब क्या होता है, राजतंत्र, राजतंत्र मतलब राजा फिर उसका बेटा। अब क्या है, गणतंत्र यानी चुना हुआ, यानी भारत का राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, अगला फिर से देखिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ पार्ट्स जरूर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है पार्ट्स भाई याद करना। जैसे संविधान का भाग 15 अभी बताया था निर्वाचन से रिलेटेड है ना। इलेक्शन कमीशन किस में है, भाग 15 में इलेक्शन कमीशन। स्पेशल प्रोविजन फॉर मतलब सर्टेन क्लासेस, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो अभी बताया मतलब कौन से पार्ट में, पार्ट 16 में है। और लैंग्वेज वाला बात करें अगर, तो लैंग्वेज कौन से उसमें दिया हुआ है आपको, तो ये दिया है 17 करिए यहाँ 17, और इमरजेंसी भाग 18 है ना। तो 15, 16, 17, 18 याद रखना। 15 में क्या है, इलेक्शन कमीशन है, 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस है, 17 में आपका लैंग्वेज हो गया, 18 इमरजेंसी हो गया। ठीक है, यानी बी हो गया ऑप्शन आपका। पार्ट जरूर लर्न कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPSP। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धार्मिक राज्य की स्थापना, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, इंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस स्टेट, इस्टेब्लिश सेकुलर स्टेट। जिसको नहीं पता, हल्का बेसिक पता को बता लेगा। रिलीजियस स्टेट जो है धार्मिक मतलब राज्य स्थापना करना, ये उद्देश्य थोड़ी है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी बताया था ज्वाइंट सिटिंग इससे पहले 108 कॉन्स्टिट्यूशन उनमें है। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता प्रेसिडेंट है, कौन है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा प्रेसिडेंट, पर उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, है ना। प्रिसाइड लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, स्पीकर करेगा। हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये किसने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस, कांग्रेस वॉज इंडिया, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये ऑस्टिन का कहना था ना, ये याद रखना, इस तरह की कोट्स भी पूछी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस, कांग्रेस वॉज इंडिया, ये ऑस्टिन का कहना था। किसका था, ऑस्टिन का। चलिए अगला देखते हैं 71st। कह रहा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। जो यूपीएससी वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, PM को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या गृह मंत्री को।
तो राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। चेयरमैन और राज्यसभा, भाई राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, इलेक्ट सेलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, तो यही हो गया ना। उपराष्ट्रपति ही पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्ट इन इंडिया, मतलब मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट, स्टैट्यूटरी राइट। तो देखो इसको लेके काफ़ी विवाद होता रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर डिबेट चली है कि राइट टू वोट, देखो फंडामेंटल राइट तो है नहीं क्योंकि फंडामेंटल राइट 12 से 35 में है, पर मत देने का अधिकार आर्टिकल 326 में तो दिया कि हर 18+ वाला वोट दे सकता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाना चाहिए। पर कई लोग इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी राइट भी मानते हैं, तो आप संवैधानिक अधिकार मान सकते हो अनुच्छेद 326 के तहत, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड, संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से की जा सकती है, केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, राज्य विधानसभाओं से, या संसद के किसी भी सदन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है, पार्लियामेंट के, संसद के किसी भी सदन से। अगला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंश्योरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो देखिए ये DPSP का हिस्सा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39D में। जैसे 39D में फ्री लीगल एड है ना, मुफ्त में विधिक सहायता, ऐसे 39D में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। मौलिक अधिकार थोड़ी है भाई, महिला जितना काम कर रही है उतना अगर पुरुष कर रहा है तो ये कह रही है हमें उतना ही पैसा दो, ऐसा नहीं होगा। आप देखो वुमेन प्रीमियर लीग चल रही है, उनको पैसा कम मिलेगा, IPL चलेगा उनको ज़्यादा मिलेगा। कारण क्या है, आप बताओ, आपने वुमेन प्रीमियर लीग के कितने मैच देखे, पर IPL देखोगे दबा के। तो ये मैटर करता है ना कि उसकी डिमांड कितनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो जिसकी डिमांड होगी, जहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज प्रिसाइडेड ओवर बाय नॉन मेंबर, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, लोकसभा, राज्य का विधानसभा, राज्यसभा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये याद रखना, आपसे सवाल फंसा सकता है कि राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है, यस और नो, तो नहीं होता है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो अलग पद है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, याद रखना। चलो अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस इन हिज पॉलिटिकल कैरियर आफ्टर अ गैप। तो देखिए जितने भी PM है उनका टेन्योर पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। यानी किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एक बार से अधिक समय के बाद सुशोभित किया है। तो देखिए गैप के बाद कौन बना, पहली चीज़ नेहरू जी गैप के बाद बन ही नहीं पाए, क्योंकि 1947 से 64 तक लगातार रहे, ऐसा नहीं गैप हुआ फिर बने, तो ये तो नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री का भी आपको पता होगा, 1964 से 66 में रहे, फिर ये रह नहीं पाते हैं। हाँ, इंदिरा गांधी क्या होती है, पहले वो 66-67 में एक बार बनती, 66 से 77 में रहती है, फिर गैप होता है 80 से 84 में वो फिर बनती है। एक तो ये हो गया भाई। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बार बनते हैं, वो गैप भी लेते हैं और फिर बनते हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी का समय अगर आपको याद हो तो वो 1998 से 2004 तक रहते, बीच में 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, है ना, तो ये गैप में बनते हैं। गुलजारी लाल नंदा की बात करें अगर, तो गुलजारी लाल नंदा ये भी रहते हैं, मतलब इनका ये रहता है जब नेहरू जी की मृत्यु होती है तब ये थोड़े समय के लिए बनते हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है तब भी थोड़े समय के लिए बनते हैं ना। तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से प्रश्न भी टफ लेवल का पूछा जा सकता है, तो PM को भी देख लेना एक बार। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं होगा इसमें। ही इज़ जनरली सेलेक्टेड बाय गवर्नर, ही रिसीव फॉर्मल अपॉर्चुनिटी बाय गवर्नर, ही इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। तो पहला ही गलत हो जाएगा ना भाई, राज्यपाल द्वारा मतलब गवर्नर द्वारा थोड़ी चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है, वो तो मेजॉरिटी पार्टी जो लाएगी वो बनेगा भाई। द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्टस, या पार्लियामेंट्री लॉ। और आपको पता है भाई मूल संरचना केशवानंद भारती की से आई थी, यानी न्यायिक व्याख्या, यही बताएगी भाई, है ना। यही तो सोर्स है, न्यायिक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाइम टू टाइम हम डिसाइड करेंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं। चलिए अगला, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या क्या सृजित किया है। पहली चीज़, राज्य का निर्वाचन आयोग बन गया था, क्योंकि भाई पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बनी थी।
और जिला नियोजन समिति की स्थापना हुई थी, और राज्य का वित्त आयोग ये भी बना था। यानी 1, 2, 3 इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन या वेवेल प्लान? तो देखिए, सबसे कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1940 में आया था, इसने संविधान सभा के गठन के लिए विचार दिया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया? यानी निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लाया गया था 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है दोस्तों। देखिए, दबा के पढ़िए, है ना, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहिए, बार बार थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वीडियो देख लो, जैसे 15-20 मिनट, आधे घंटे, जितनी देर में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पॉज करो, पानी पियो, थोड़ा टहलो, फिर पढ़ो। बार बार पढ़ाई करिए। इंस्टाग्राम की रील से प्लीज़ बचिए, वो एक ऐसा लूप है, पूरा आपका टाइम बर्बाद कर देगा। IPL शुरू हो रहा है आज से, उससे बचिए, नहीं तो पूरा समय, पूरी रात आपकी बर्बाद हो जाएगी। इन 2 चीज़ों से बचिए इस टाइम, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकल जाता है, एक इंस्टाग्राम, एक IPL, समझ रहे हो? चलो, नहीं तो ये आई जो है, ये आपका ज़िंदगी में ऐसा मतलब टंटा कर देगी ना, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट? निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी? तो ये भैया काम का अधिकार, काम दो, राइट टू वर्क, है ना, इसको जो है सेकेंड जनरेशन के ह्यूमन राइट समझा जाता है। अगला है मनरेगा, यानी जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, हैज़ बीन ब्रॉट टू इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आर्टिकल? तो राइट टू वर्क के तहत ये आया था भाई, तो ये देखो आया था आर्टिकल 43 के तहत। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि जो स्टेट्स हैं उनको लिविंग वेज ये सब प्रोवाइड कराना चाहिए लोगों को, है ना, तो ये आर्टिकल 43 को फुलफिल करने के लिए आया था। DPSP याद रखना, महत्वपूर्ण है ये। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? अल्कोहल प्रोहिबिशन, काउ प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो देखिए, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है 6 से 14 साल के लिए, और आर्टिकल 21 में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी है ये। और देखिए, पर्यावरण संरक्षण ये आर्टिकल 48A में दिया था। अभी काउ स्लॉटर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 48 में, है ना, जो स्लॉटर हाउस को बैन करने की बात करते हैं। अल्कोहल प्रोहिबिशन ये आपका आर्टिकल 47 में था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ मनी बिल? कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला, टैक्स रिलेटेड प्रोविजन, यानी कर से संबंधित उपबंध। दूसरा, प्रोविजन रिलेटेड टू बोरोइंग, यानी उधार लेने से संबंधित उपबंध। प्रोविजन रिलेटेड टू द कस्टडी ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड, और प्रोविजन रिलेटेड टू फाइन और पेनल्टी, ये नहीं करा गया। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, इसको नहीं शामिल करा गया, बाकी ये करे गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो, अगला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है। इंडिया सेकेंड हाइएस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है। द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी फॉर्मल ड्यूटी एसोसिएटेड विद द पोस्ट। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ ऑफ प्रेसिडेंट। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का काम क्या है ये बताना। पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम पोस्ट है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते उसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, चारों ही सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास जो है पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कुछ खास रोल नहीं है। अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। यानी आसान शब्दों में कहें तो कह रहा है इनमें से रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? तो सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन लाइक अ किंग, है ना। ये रिपब्लिकन सिस्टम थोड़ी है, तो मोनार्कियल सिस्टम है। अगला है द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड। पार्लियामेंट ऑफिसर्स में कौन कौन आता है संसद के अधिकारियों में? अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का, अध्यक्ष राज्यसभा का। तो देखिए, ये सारे पार्लियामेंट के ऑफिसर हो गए ना, ये चारों क्या हो गए? पार्लियामेंट्री ऑफिसर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल और स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है।
द एक्ट प्रोहिबिटिंग बॉन्डेड लेबर वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया इन द ईयर। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित कब किया गया था भाई? 74, 76, 89 या 80 में? तो बॉन्डेज लेबर जो है ये 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो कितनी बार ये मैंने आपको बता दिया है, जिला पंचायत, क्षेत्र, ग्राम या नगर पंचायत। तो बता दिया, जो नगर पंचायत है वो 74 में है, बाकी ये तीनों ही आपके किस में है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप कौन से संविधान के भाग में? तो मैं बोल रहा हूँ, देखो भाग जरूर लर्न कर लेना, बार बार आता है ये। तो संविधान के कौन से भाग में है सिटीजनशिप? तो सिटीजनशिप है संविधान के भाग 2 में, ठीक है। आर्टिकल भी पूछ ले तो आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप से डील करता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अंडर विच आर्टिकल द अबव प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन। मतलब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये किस में दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 22 में, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, उसमें दिया हुआ है। क्योंकि 21 तो राइट टू लाइफ है भाई, और 22 क्या कहता है? प्रोटेक्ट करता है पीपल को फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। 19 में फ्रीडम दी हुई है 6 तरह की। अगला, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। एंग्लो इंडियन के लिए अब ये तो हटा दिया गया भाई, मतलब पहले ही अनुच्छेद 331 में था कि भाई प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता था 2, है ना, और स्टेट असेंबलीज में अनुच्छेद 333 में था। पर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है ना 2019 में, तो अब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला, अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग फाइनेंस बिल। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 117 में। मनी बिल पूछेगा तो 110 बता देना, ठीक है। अगला है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन टू सेट अप अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात करेगा तो 338 में है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करेगा तो 338A में आ जाएगा, है ना। इसको बनाया गया था 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। तो अगला देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय कोर्ट इज प्रोहिबिटेड। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है ना, कि न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता। तो ये अनुच्छेद 122 में, अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि कोई भी न्यायालय भारत में संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 122 में दिया हुआ है। अगला है, द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये आपको पता होगा 44 संविधान संशोधन जो आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसमें मतलब जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में। अगला देखते हैं, विच आर्टिकल गारंटी 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ऊपर देखा था 243D सब क्लॉज 3, है ना, इसमें वुमेन को 1/3 प्रेजेंटेशन मिलता है 243D में। अगला, विच आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यानी भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों को कारखाने में काम करने से प्रतिषेधित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद है? 24, क्योंकि 23 में तो क्या है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी जो वो बोलते हैं ना मानव तस्करी वगैरह, उसको बैन करता है। 17 में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, 19 में 6 तरह की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय अम्बेडकर। यानी किस अनुच्छेद को अम्बेडकर जी ने हृदय एवं आत्मा कहा है भाई? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा है। क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32। रिट पावर जो है ना, 5 तरह की रिट है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, कोवरेंटो, ये सब। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या दोनों? तो देखिए, RTI जो है ये 2005 के तहत कानून आया था ना, एक विधिक अधिकार है, इसके लिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट है एक। चलिए अगला देखते हैं, मतलब अगला है ही नहीं, खत्म होगा, देखिए, ठीक है। तो इतना था दोस्तों, देखिए 1 घंटे का ही आपका टोटल 102 क्वेश्चन इस टाइप के RO में पूछे गए। तो इसी के आधार पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। आज आपका समय है 22 तारीख है जब भी आप वीडियो देख रहे हो। अब मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, अगर आप अपने आप को समीक्षा अधिकारी बनते हुए देखना चाह रहे हो
तो 8 दिन यानी आपका 31 मार्च, शायद मार्च 31 मार्च का है, 31 मार्च तक पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाए आपकी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, जैसे पार्ट्स, शेड्यूल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है ना और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है, ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। छोटा छोटा क्या करो, एक कॉपी उठा लो, जैसे फाइनेंस कमीशन, उसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन उसको अपॉइंट करता है, आर्टिकल क्या है, बस काम खत्म। ठीक। और नेशनल कमीशन फॉर SC आया, आर्टिकल कौन सा है, कब बना, कौन से अमेंडमेंट से अलग हुआ, कितने मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता, काम खत्म। ठीक है, ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें ये कर डालो। पंचायत पूरा पढ़ डालना, पंचायत चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इतना पढ़ डालो तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका। फंडामेंटल राइट, DPSP, ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से करिए। संपूर्ण तैयारी जितनी देंगे, अगर उतनी करते हैं हमारे डाउट ग्रुप में जुड़ के, जितने भी डाउट हो आप पूछिए, जितना बताया जाएगा उतना पढ़िए, सिलेक्शन ले सकते हो आप। बाकी इधर उधर के चक्कर में अपना समय बार बार यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और मैच में, इससे अपने समय को बचाएं।